नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। हाँ जी साथियों, बेटा स्टक हो रहा है क्या? क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं। अब सही है। चलिए साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रेफरल कोड के संबंध में और दो महत्वपूर्ण अन्य बातों के बारे में। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो दो प्रकार के टेस्ट आपके लिए, और उनमें से एक टेस्ट का नाम है राइज जो रोजाना होता है, और एक का नाम है कॉम्बैट जो होता है हर वीकेंड पर यानी कि संडे को। राइज होता है सुबह 11:30 बजे, प्रतिदिन होता है, जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को मिलते हैं अनअकैडमी के एक मंथ के फ्री सब्सक्रिप्शन, केवल इस अनअकैडमी पर अंकित 10 रेफरल कोड को यूज करके। दूसरे और तीसरे चौथे पांचवें विजेता को 500 रुपए और बाकी सबको 200 रुपए का उपहार रोजाना मिलता है। नंबर एक। दूसरा, जो कॉम्बैट टेस्ट होता है ये हर वीकेंड यानी कि हर संडे को होता है, सुबह 11 बजे होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 4 करोड़ के इनाम, इंक्लूडिंग फ्री सब्सक्रिप्शंस या लैपटॉप्स, जो भी मतलब उसमें होगा प्लान में, वो सब आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आप में से जो भी विद्यार्थी इसको ज्वाइन करना चाहें, रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मेरे कोर्स के बारे में। यूपीएससी में मेरा कोर्स चल रहा है पेड कोर्सेज में। किस चीज का चल रहा है? इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर का चल रहा है। और यदि आप लोग एसएससी कैटेगरी में पढ़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच में कल से शुरू होने जा रहा है इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको वो क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों को शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो हमने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी साथियों, प्रशांत की पहली क्लास है। चलिए प्रशांत, स्वागत है आप सभी का। जो भी क्लास में विद्यार्थी पहली बार उपस्थित हुए हैं, जो भी पुराने विद्यार्थी हैं, सभी का स्वागत है। सवाल क्या है आइए देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इस शब्द का पहले मीनिंग समझते हैं। थोड़ा सा मैं फैन स्लो करके आता हूं, आवाज काफी तेज आ रही है फिर। मुझ में और फैन में कंपटीशन चल रहा है कि कौन तेज बोलेगा। हाँ जी, तो एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अलग है? अब ये सवाल बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये समझ के चलिए कि बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस में से एक है। क्या है? सुनिए मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा गया है एनजीटी। एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहली बात। दूसरा, इसको पूछा जा रहा है कि ये सीपीसीबी से किस प्रकार भिन्न है। अच्छा, सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस सवाल को इसलिए ना पढ़ें कि ये पॉलिटी का सवाल है, आप इसको इसलिए भी पढ़ें कि ये एक एनवायरमेंट का सवाल भी है। ठीक है ना? तो ये दो सब्जेक्ट कवर कर रहा है अकेला सवाल, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो पहली चीज पढ़ते हैं। हाँ, करंट में तो ये न्यूज में आता है तो आ जाता है। एनजीटी का गठन एक एक्ट के माध्यम से हुआ, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के एग्जीक्यूटिव आदेश से किया गया था। मतलब क्या हुआ कि साहब ये तो हो गया एक एक्ट के माध्यम से विधिक संस्था, कौन? एनजीटी, और ये बेचारा रह गया एक एग्जीक्यूटिव संस्था। दोनों के बीच में अंतर तो समझते हैं ना आप लोग? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो आर्टिकल के माध्यम से बने, विधिक बॉडी यानी संविधिक विधि जिसे आप कहते हैं, वो संस्था स्टेटरी जो एक्ट के माध्यम से बने, और तीसरा आदेश से, केवल सरकार के आदेश से बन गई, जैसे कि आप लोगों की नीति आयोग। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये एक विधिक बॉडी है, पहला पॉइंट। दूसरा,
एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एनवायरमेंट के मामले में अगर कोई वाद विवाद है तो वो वहां पर न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है कि भाई कुएं साफ हो जाएं, स्प्रिंग वेल साफ हो जाएं, तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। बहुत ही प्यारा सवाल है। तो हाँ, आदर्श गोयल जी जो है वर्तमान में इसके एनजीटी के चेयरमैन हैं। बताइए साथियों, कौन सा कथन यहां पर सही है? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा कथन यहां पर सही है ना? तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को और इसी से याद भी कर लेंगे हम लोग, है ना? हाँ, अब साहब आपने दोनों को सही मान लिया, कोई बात नहीं, आपको पता नहीं था ना इसलिए, लेकिन मैंने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है, करंट में पढ़ाया हुआ है और ये सवाल प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों, एनजीटी का गठन एनजीटी एक्ट के माध्यम से हुआ और एनजीटी एक्ट कब बना? 18 अक्टूबर 2010 को। 18 अक्टूबर 2010 को एक्ट के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना। आप में से बहुत सारे लोग शायद एनजीटी के बारे में कम जानते हो, मैं थोड़ी सी ज्यादा जानकारी आपको दूंगा। और जो सीपीसीबी है ना साथियों, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना बहुत पुरानी है। इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है ना, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, उस एक्ट के माध्यम से बना हुआ है ये। 1974 के अंदर प्रदूषण की रोकथाम, जल प्रदूषण की रोकथाम का जो अधिनियम है, वो एक्ट 1974 के एग्जीक्यूशन में इसका निर्माण किया गया था। तो दोनों ही संस्थाएं विधिक संस्थाएं हैं, पहली बात तो ये हो गया। इवन ये ज्यादा पुरानी संस्था है। अब बात आती है, करती क्या है एनजीटी? एनजीटी एक प्रकार का समझो सर हाईकोर्ट है, एक प्रकार का हाईकोर्ट है। वहां पर आप उन मुद्दों को लेकर के जाते हैं जिन्हें पर्यावरण से संबंधित कर दिया जाता है। पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करती है एनजीटी, एक प्रकार से समझिए कोर्ट है वो, है ना? तो वहां पर कोर्ट के मसले उसी प्रकार सुने जाते हैं जैसे आपके हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, बस फर्क ये है यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित न्यूज होनी जरूरी है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये सारी बातें आपको पता चल गई। हाँ, तो इधर देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट से संबंधित है और एनजीटी जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर मतलब निर्णय लेती है। वहां पर हायर कोर्ट्स की तरह ये एक प्रकार का कार्य करती है। उनका काम एक तरह से अपने साथ शेयर करती है, उनके ऊपर कार्य की कमी करती है ताकि उनके ऊपर ज्यादा काम ना रहे। और दूसरी तरफ ये जो बात है ये एकदम सही है कि चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे जो भी चीज हो जिसमें पॉल्यूशन हो सकता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सीपीसीबी। तो आप ये मत समझना कुएं और झरने साफ करवाता है, पीने का पानी आपका साफ होना चाहिए, ये इसका कार्य है। ठीक है, आज भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टेटरी बॉडीज के, तो आपको सवाल बहुत सारे डोमेन को टच करते हुए मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, है ना? पढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था, पहला पॉइंट। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पदेन सदस्य भी होती है। भैया हमारा कर्सर कहां गया? हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आ गया आ गया। हाँ भाई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष इसकी पदेन सदस्य भी होती है। अब इस पदेन सदस्य होने का मीनिंग क्या होता है? पदेन सदस्य होने का मीनिंग होता है साथियों कि यहां पर जैसे कहते हैं ना, एडिशनली वहां जाकर के भी बैठ जाओ। एक प्रकार से ये समझिए कि जो फुल टाइम मेंबर हैं ह्यूमन राइट के, उसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हों। एक्स ऑफिशियो मतलब वास्तविकता में वो उस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि मानव अधिकार महिलाओं के भी होते हैं, इसी प्रकार माइनॉरिटीज के भी होते हैं, बैकवर्ड क्लास के भी होते हैं, तो ये लोग भी वहां जाकर के बैठ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कार्य महत्वपूर्ण, उम्मीद है आपको ये चीज मालूम चलती होगी। ठीक है, तो चलिए आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहां पर बहुत सारी बातें बताऊंगा। ठीक है,
ठीक है, चलिए इसके अलावा अब क्या क्या हमको पता होना चाहिए, सुनिए साथियों। मेरे प्यारे साथियों, मानव अधिकार आयोग की जिस तरह से हम लोगों ने स्थापना पढ़ रखी है, मानव आयोग, बताइए मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, जरा बताएंगे कोई? मानव अधिकार आयोग किस समय स्थापित हुआ था? 1992, 1993 है ना, ये दो तारीखें आप याद रखते हैं, ठीक है, 1993। ऐसे ही ये 1992 में स्थापित हुआ था, ये सही है, लेकिन इसके लिए एक्ट 1990 में बन गया था। इसके लिए एक्ट कब बन गया था? 1990 में बन गया था, ठीक है। और जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो मानव अधिकार आयोग के साथ में, मानव अधिकार आयोग के अंदर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, उसमें जितने भी डिपार्टमेंट आप जानते हैं जो इंसानों से संबंधित हैं, फिर चाहे वो फिर बैकवर्ड क्लास हो, एसटी क्लास हो, एससी क्लास हो, माइनॉरिटी हो, उन सबके अध्यक्ष आकर के मानव अधिकारों की बात करते हैं मानव अधिकार आयोग के पास बैठ करके, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोगों को थोड़ी जानकारी अतिरिक्त रूप से हो जानी चाहिए, तो दोनों ही कथन यहां पर सही हैं, आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में 7 जो है वो आपके मेंबर होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से भी आते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से, माइनॉरिटी से, बैकवर्ड क्लास से, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से, और है ना फिजिकली जो मतलब वो है हैंडीकैप है, उन सबसे सबका प्रतिनिधित्व होता है यहां पर। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कृपया करके इन्हें थोड़ी इज्जत बख्शिएगा, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों? यह एक संवैधानिक निकाय है, नंबर 1। नंबर 2, आयोग की सलाह केंद्र सरकार के लिए सामान्यतया बाध्यकारी होती है, जनरली बाइंडिंग। देखिए ये शब्द जो है ना अपने आप में, है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ये ऐसा हो गया भाई, हो सके तो जरूर ले आना। अब ये शब्द जो है ना अपने आप में, आप अगर मैं एक सवाल बोलूं आपसे, आपसे कोई आपका मित्र कहे यार तू मार्केट जा रहा है ना, हो सके तो जरूर ये चीज ले आना, तो यार भाई एक तरफ तुम सख्ता भी लगा रहे हो, यानी कैन भी यूज कर रहे हो, एक तरफ तुम कंपलसरी भी कर रहे हो, तो ये शब्द मेकिंग ही नहीं आई आपको, है ना, शब्द मेकिंग, सेंटेंस ही नहीं बना। तो जिसने भी ये सवाल बनाया है ना उसने दिमाग नहीं लगाया, या दिमाग लगाया ज्यादा लगा लिया। जनरली बाइंडिंग, अब ये बाइंडिंग तो बाइंडिंग होती है, जनरली बाइंडिंग क्या होती है, मतलब इस तरह से सवाल को पढ़ना। द कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स टू द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, ये भी कॉमन सेंस लगाना भाई साहब। इस बात को मैं तीनों सवालों के अंदर तो एक चीज बोलना चाहूंगा कि भाई कोई कोई सी भी रिपोर्ट लाए, चाहे सीएजी लाए चाहे कोई भी लाए, भाई साहब सब लोग जो आंसरेबल है वो केवल एक के लिए है, और वो कौन है भाई साहब? भाई साहब वो होता है आपका महामहिम रामनाथ जी, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं, इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर भी इतना बताने के बाद भी आप सोच के देखिए, इतना बताने के बावजूद भी क्वेश्चन जो सही किया, मतलब आप सोच के देखिए कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन पूर्व धारणा से ग्रसित हैं ऑलरेडी, है ना। मतलब आप पूर्व धारणा से ग्रसित है कि मुझे तो यही करना है, आप कितना भी बता दो, आप कितना भी बता दो, मुझे तो यही करना है। मैंने कितना अच्छे से आपको लाइन बताई, मैंने कहा यार ये जनरली बाइंडिंग कैसे हो सकती है, मतलब कॉमन सेंस लगाने की बात करी, हमने नहीं लगाया। अच्छा, फिर मैंने ये कहा पार्लियामेंट के लिए कोई आंसरेबल नहीं होता, सब राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, वो पार्लियामेंट पर टेबल करता है। ये तो मैंने बोल के सही करवाया, यानी कि ले दे करके इन दो ऑप्शंस को तो हटा ही देना था, ये तो वैसे ही हट गए। फिर ये चीज मैंने खुद ने बोल दी, जर्नली और बाइंडिंग कैसे हो सकता है, यानी कि भाई साहब ये भी कट गया। एक ही बचा, यहां पे एक ऑप्शन और हो सकता था कि ये सांविधिक बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, बस यही तो एटमैक्स हो सकता था। तब भले ही आप कुछ गलत करते, मैंने तो पूरा करा दिया, फिर भी गलत कर रहे हैं, हद है भाई साहब। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसको 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338 बी के तहत मेरे प्यारे साथियों इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। यह कब हुआ था संविधान संशोधन? ये 2018 में हुआ था, यह तथ्य याद रख लीजिएगा। अब चूंकि इसके लिए आर्टिकल उपलब्ध है, चूंकि इसके लिए क्या उपलब्ध है? आर्टिकल उपलब्ध है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? संवैधानिक संस्था कहेंगे। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी बेचारे परेशान हो रहे हैं कि सर बफर बहुत आ रहा है, मैं थोड़ी सी हेल्प और कर सकता हूं, होल्ड करिए। एक्चुअली क्या है, मौसम खराब होने से जो है, हालांकि मुझे तो डायरेक्ट रिलेशन कम ही पता है कि ब्रॉडबैंड में मौसम का क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी फर्क दिख जाता है, अब क्या करें। हाँ भाई, एक बार मैं रिफ्रेश और कर दे रहा हूं ताकि जिसकी भी थोड़ी बहुत समस्या है वो खत्म हो जाए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। विद रेफरेंस टू नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, अब देखिए, आपने अभी इससे पहले वाले में कौन सा कमीशन पढ़ा था? बैकवर्ड कमीशन, है ना। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब पहला सवाल तो ये समझ लो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसका अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि साहब इसके पास में आर्टिकल है कि नहीं है। आई बात समझ में? अगर आर्टिकल हुआ तब तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर आर्टिकल नहीं हुआ तो फिर ये बात देखा जाएगा कि स्टेटरी है कि ये एग्जीक्यूटिव है। क्लियर? अच्छी बात है। तो साहब पहला सवाल तो ये है कि नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अगर किसी को आर्टिकल आता है तो इसका हिसाब तो यही से हो जाएगा। अच्छा, इट इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक कंप्लेंट रिगार्डिंग डैमेज टू द राइट ऑफ सॉफ्टगार्ड ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। ये इतना जर्नलाइज पॉइंट है, आप इसको ना भी पढ़ें तो भी जर्नल सेंस यही कहता है, भाई अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई कमीशन बनाया और वो शेड्यूल्ड ट्राइब के ही हितों की रक्षा नहीं करे तो फिर बनाया क्यों? विजय संपाला, है ना, फिर बनाया क्यों अगर वो उन्हीं के हितों की वो ना करे? अच्छा, इट सबमिट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अभी लास्ट वाले सवाल में मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो उस आधार पर इस सवाल को कर दीजिए। ये लीजिए, आपके सामने मैंने ये सारी की सारी एक्टिविटी ऑन कर दी, रिसेंटली करंट में भी पढ़ाया है, बिल्कुल। ठीक है, 2003 के अंदर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 338 ए बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों। कौन सा आर्टिकल बनाया गया था? 338 ए। तो देखिए, 338 बी पढ़ चुके हैं आप, 338 ए पढ़ चुके हैं आप, और इसके माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया। खुर्शीद आलम लिख रहे हैं सर आप पेपर लीक करते हो। भाई मैं पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को एक बार सवाल सोचने की दिशा दे रहा हूं।
अदरवाइज क्वेश्चन आंसर को आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ इस तरीके से एक सोचने का नजरिया मिलता है सवाल साथ साथ डिस्कस करने से कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं सकता, उससे कॉन्फिडेंस आता है। फिर बीच बीच में मैं चुप भी हो जाऊंगा, उससे फायदा रहता है आप लोगों को, है ना। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन भाई साहब, इट कैन इंटेरोगेट द मोटिव ऑफ एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखिए ये इतनी कॉमन सी बात है, ये पूछताछ कर सकता है इस बात की कि साहब किसी ने मानव अधिकारों की अवहेलना खुद से की थी या किसी के बहकावे में आकर के की थी। तो भाई साहब बात ऐसी है कि आपने अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी आदमी को बना दिया है ना, पर्टिकुलर काम के लिए आपने बिठा दिया। एक नेशनल कमीशन, अपन अपने घर में कमीशन बिठा देते हैं कि कमीशन फॉर मार्केटिंग अफेयर्स या कमीशन फॉर मार्केट अफेयर्स, ठीक है। एक बात बताओ, अपने घर का वो मार्केट अफेयर्स बाजार से संबंधित मसलों पर ही चर्चा नहीं करेगा तो करेगा किस पे? सामान ज्यादा का क्यों लाया, कम का क्यों लाया, इतना कम क्यों लाया, इतना ज्यादा क्यों लाया, ज्यादा भाव क्यों दे आया, इन्हीं बातों पे तो बात होगी यार। फिर आपने आपके साथ किसी ने चीट कर दिया तो फिर उसको जाके पकड़ा जाएगा। आ गई बात समझ में? देश में भी एक कमीशन बना दिया जो मानव अधिकारों की बात करेगा। आ गई बात समझ में? तो मानव अधिकारों की बात करेगा तो भाई ऑब्वियस ही बात है ना, मतलब पहला पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। इट कैन इन्वेस्टिगेट द केस ओनली विद इन 1 ईयर ऑफ इंसिडेंट। हाँ ये मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वो चीज है जो आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, सवाल आप गलत करेंगे। इट कैन पनिश दोज हु वायलेट ह्यूमन राइट। ये पनिशमेंट भी दे सकता है। अब ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से आपको मेरे प्यारे साथियों आंसर देना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए, आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आपसे इसी प्रकार से इसको पूछा जा रहा है। शुरू करें। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की कोचिंग मिलेगी क्या? बकुल कल्याण, बेटा एक बार उस पर जाकर देख लो ना, ऑप्शनल वाले सेक्शन पर आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अनअकैडमी पर गोल सेलेक्ट करना यूपीएससी ऑप्शनल, है ना, उस पर आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, 2 ही ऑप्शन संभव थे। कौन से कौन से? ये तो हो नहीं सकता था, ये तो हो नहीं सकता था। पहले वाले को हमने ही क्लियर कर दिया था कि ये तो होगा ही होगा। तो भाई या तो ये होता या फिर ये होता, ठीक है। तो हम में से हमारी क्लास ने कम से कम मेरी इस बात की तो लाज रखी कि उन्होंने इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने का निर्णय लिया, ठीक है, मैं भी मान गया। अब सवाल बनता है सर जी ये काम करने का अधिकार, पनिशमेंट देने का अधिकार। देखो बेटा एक चीज अभी से समझ लेना, क्या याद करनी है कि साहब पनिशमेंट का अधिकार केवल और केवल कोर्ट के पास है। ये कोई कोर्ट नहीं है, ये कमीशन है, ठीक है। तो ये कोर्ट नहीं है, कमीशन है। इट कैन रिकमेंड कि साहब इस व्यक्ति को मानव अधिकार के हनन के मामले में इतना दिया जाना चाहिए, क्लियर। लेकिन ये पनिशमेंट दे नहीं सकता। आ गई बात समझ में? सुनो मोटू क्या होता है? किसी मोटू से कहना कि मोटू सुनो। सुनो मोटू का मतलब होता है प्रेमा तेजस्वी स्वतः संज्ञान, अपनी मर्जी से, यानी कि खुद से ही अपने आप को ध्यान में देते हो कि चलो ये काम करना है, ठीक है ना, स्वतः। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपसे पूछा जा रहा है इन चीजों का एक बार कार्यकाल मैच करें। क्या क्या मैच करना है? इधर देखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, क्या इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है? भाई एक बात बताओ पहले, सवाल जबरदस्त है कि नहीं? मतलब हर सवाल ने इतने सारे डायमेंशन कवर कर दिए हैं, है ना। मतलब आ रहा है कि नहीं मजा इस बात के अंदर है? हाँ भाई, संघ लोक सेवा आयोग 6 वर्ष, सीएजी का कार्यकाल 5 वर्ष। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? हाँ भाई बहुत ही सही है, बिल्कुल कैलाश रौनाता, बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा कि एनजीटी कैन पनिश, बिल्कुल। तभी तो मैंने कहा ना वो कोर्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बताइए साथियों कौन सा कथन यहां पर सही से मैच नहीं हो रहा? हमने कल परसों ही सीएजी पढ़ा है। पहली बात तो मुझे यह बताइए कि सीएजी के लिए तो आप लोगों ने कल परसों ही पढ़ाई करी है ना। तो एक चीज तो यह है, हमने यूपीएससी भी कल परसों ही पढ़ा है, हमने यूपीएससी भी कल परसों पढ़ा है, कल ही पढ़ा है शायद ना, कल ही पढ़ा है।
ठीक है, तो अब आपको दो चीजें तो ऑलरेडी पता हैं, उस हिसाब से इन्हें मैच कर लीजिएगा। आपसे फिर पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन होने की स्थिति में पहुंच गया है। एक विद्यार्थी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, वो सर अब आप आंसर मत बता देना, नहीं तो हमारे अंदर का क्रेज खत्म हो जाएगा। शुभम चौधरी, बस पोल दे दो बस अब आप। मैंने कोई हिंट नहीं दिया भाई, मैं तो बस रिकॉल करवा रहा हूं कि कल परसों पढ़ा है। इब्तिसम बेगम, स्टेट वेरी का मतलब बेटा जो एक्ट से बने हो, है ना? हाँ जी, क्लियर। सीएजी कल 6 वर्ष पढ़ा था हमने, तो देखिए सीएजी कल 6 वर्ष पढ़ा था तो ये गलत है। संघ लोक सेवा 6 पढ़ा था हमने तो ये सही है। अच्छा, अब हमें इसको लेकर के डाउट है, अब इसको डाउट में ही रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि दो जिसका आंसर नहीं है वो ये वाली चीज तो अपने आप कट गई। अच्छा, ये गलत है, यानी कि 3 ये तो है ही, 3 एक ही जगह लिखा हुआ है, 3 अकेले में कहीं आया नहीं। आ गई बात समझ में? तो भाई साहब ये ऑटोमेटिक इसके साथ में लेके लपेट रहा है इसको, तो ये तो गलत होना ही है। क्लियर आ गई बात समझ में? ऐसे ही एलिमिनेट करना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, लेकिन आप लोग एक पेपर पर मेरे प्यारे साथियों इसे लिख लीजिएगा, है ना? ये सारी जानकारी किसके लिए, कितना उम्र समय किसके लिए है, हर व्यक्ति भूलता है। परीक्षाओं में अगर मैं भी बैठता था तो मैं भी इसे पेपर में जाते समय देख के जाता था कि भैया कौन किस समय का है, क्योंकि हर व्यक्ति इसके अंदर कोई ना कोई कंफ्यूजन ले जाएगा कि 665 है, 665 है, अब ये दो तो याद हो गए, फिर 465 है, ये कंफ्यूज मार देता है ना? तो इसको याद कर लेना, ये थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? इसको लिख लेना आप लोग, जिन जिन का भी फिक्स टेन्योर है उन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे यार ये क्या हुआ? अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, कुछ दिखा तो नहीं? पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अध्यक्ष सहित 6 पूर्णकालिक सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष प्लस में 6 मेंबर। यह मानवाधिकार से संबंधित किसी भी मामले में घटना के 1 वर्ष, अब इसको इतना सा पढ़ते ही मुझे और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा कथन सही है? मैं कह रहा हूं कि मैं आंसर देखा नहीं देखा तो भी मेरे पास, मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर अब हो चुका है। बोलो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? प्लीज बताएं। हैं? मतलब फुल फील आ जानी चाहिए इस सवाल के साथ मुझे, क्योंकि पिछले सवालों को पढ़ा के ला रहा है। यस, 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दिया है। दैट मीन्स वो सिंसियरली बाकी क्वेश्चंस को सही से पढ़ रहे थे। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मानव अधिकार कमीशन जो है वो 1 साल के भीतर भीतर निर्णय ले सकता है। तो भाई साहब 1 वर्ष के भीतर भीतर लेना है, तो 1 वर्ष के बाद भी जैसे ही आया लपेटे में आ गए, तुम गलत हो बेटा। और अगर तुम गलत हो तो तुम भी गलत, तुम भी गलत, तुम भी गलत। एक ही आंसर सही है, हमें और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 7 मेंबर बॉडी है, ये तो हमको समझ में आ ही गया। क्लियर मेरे प्यारे साथियों? तो ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। हमने बता दिया 1 प्लस मतलब मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरमैन प्लस 5 6 मेंबर बॉडी है, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो के अंदर हमने कितने सारे लोग डाल दिए वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वाज सजेस्टेड टू एस्टेब्लिश लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया। कौन था जिसने ये कहा कि भारत में एक लोकपाल भी होना चाहिए? अन्ना हजारे का नाम नहीं है क्या? चलिए आप बताएं। 6 मेंबर बॉडी है, 7 एक्स ऑफिशियो है ना? क्लियर? ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, ठीक है। ये आपको पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से जब आप थोड़ा एथिक्स पढ़ेंगे यहां से आगे मेंस के लिए, तब आपको ARC के रिपोर्ट्स पढ़ाई जाएंगी। ARC 1, ARC 2, इनकी रिपोर्ट्स पढ़ाई जाएंगी, है ना? हाँ, मोरारजी देसाई वाली, ये आपको एथिक्स के टाइम पर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तब आप लिखेंगे
एआरसी की इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हाँ जी, निम्न कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, पहली बात। दूसरा, उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत, जो भी पहले हो गया हो उतने समय तक ये धारित करता है। अब भाई साहब बात पूछी जा रही है, वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, कारण पूछा जा रहा है। मतलब कॉमन सेंस लगाना, मतलब एक बात के लिए कारण लगाना कि क्या इस कथन का ये कारण होगा क्या, पता नहीं साहब, मुझे तो पढ़ लो आप लोग भी। मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, रोशन प्रकाश कह रहे हैं बस गुरुजी अब आंसर मत देना। मैं आंसर नहीं दे रहा हूं भाई। आप कहां लपेटे में आए? हाँ, पता है कहां लपेटे में आए आप लोग? आप लपेटे में आए कि सर ने कहा कि ये कारण हो सकता है क्या। असल में क्या है, एक कोड और होता है, और वो कोड क्या होता है, हाँ मेरे ही कारण आप लोग लपेटे में आए। मैं असल में नीचे वाले कोड तक गया ही नहीं, मैं क्वेश्चन ही पढ़ के बोल दिया कि ये कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि एक कोड होता है इसमें ये लिखा होता है कथन ए सही है और बी, मतलब जो असर्शन सही है और रीजनिंग उसका सही कारण है, यानी कथन ए सही है और बी उसका सही कारण है ना। लेकिन यहां पे ऑप्शन ही कुछ अलग थे, ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, दोनों सही दोनों गलत, ये दोनों अलग हो गया, है ना। हाँ, लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे कुछ विद्यार्थी यहाँ पर एक लाइन बोल रहे हैं 5 साल की जगह 3 साल का कार्यकाल, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो कार्यकाल है इसको लेकर के क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ना मेरे पास है, क्योंकि ना ही लोकपाल के लिए कोई क्लैरिटी है, क्योंकि महाराष्ट्रपति महोदय इनके पद ऊपर नीचे घटा बढ़ा देते हैं। कुछ किताबों में 3 साल लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत की 2 किताबों के अंदर, एक के अंदर लिखा हुआ है 5 साल, एक के अंदर 3 साल। मैं इस पर कोई भी स्टैंड नहीं ले पाऊंगा, है ना। तो इसको आप जैसा भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी तरफ से पढ़ लें, इस समय को लेकर के मैं कोई भी कंफ्यूजन में नहीं आपको डालना चाहता। 2019 में 3 साल का बना दिया, याद कर लीजिएगा सर। मैं इस पर, मैंने कहा ना, स्टैंड कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जिन सोर्सेज को मैं पढ़ रहा हूं उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, इसलिए मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। आप 3 पढ़ लीजिए, अगर आपके पास सूचना है, या फिर मुझ पर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, कल आऊंगा तो और मैं इसको रेटिफाई करके ले आऊंगा, ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित सूची के विषयों पर जांच कर सकता है। हाँ भाई, आपको अगर मानव अधिकार आयोग बनाना ही था, तो अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग जो है वो किन विषयों पर जांच कर सकता है ना। राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, कॉमन सेंस का सवाल है ये। गलत उनसे हुआ जो जल्दबाजी कर गए, जिन्होंने ये दिमाग नहीं लगाया कि समवर्ती सूची होती क्या है। समवर्ती सूची यानी कनकरेंट लिस्ट, जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून बना सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, कि इसका मतलब राज्य वाले भी इसके ऊपर जांच कर पाएंगे, है ना। आप जल्दबाजी में बह गए और बहते ही बस धार से आंसर दे दिया कि चलो जल्दबाजी करते हैं, है ना। तो जल्दबाजी में आप लपेटे में आ गए। अगर आप थोड़ा भी विचार करते कि यार समवर्ती में तो दोनों होते हैं, है ना। प्रीतम लिख रहे हैं ज्यादा तो सेंटर का होता है। बेटा ज्यादा कम कुछ नहीं होता है, ये होता है कि यदि सेंटर भी इस पर कानून बना देगा तो सेंटर का कानून प्रिवेल करता है। अगर सेंटर भी इस पर कानून बना देगा तो सेंटर का कानून इस पर प्रिवेल करता है, वही माना जाता है ना। सेंटर का ही चलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, भाई साहब कितने सारे आयोग यहां पर ले लिए गए हैं। आज तो हमारी टीम जो है वो शाबाशी की पात्र है, उन्होंने गजब गजब मतलब आयोग यहां पर पूछ लिए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सीवीसी, पहला, मेरे प्यारे साथियों, यह एक 3 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो कमर्शियल बैंक होती हैं, अपनी जो मतलब सरकारी बैंक होती हैं, उनके अंदर भी ये लोग जाकर के जांच कर सकते हैं। बताइए,
सिस्टम वह हैंग हो गया है। हमें लग रहा है कि आंधी तूफान से जो है ना वो हमारा लैपटॉप जो है वो ठंड मार जाता है भाई बारिश से। पोल ही नहीं ले रहा है, गोला घूम रहा है, घूमने दो। अजय शर्मा पोल किसी का नहीं आया, लोड मत लीजिए, अभी गोला घूम रहा है, अभी बारिश हो रही है। आंधी आ रही है। अरे चल जा सच्चा। आओ, कट कट की आवाजें भी आ रही होंगी ना। ये विंडोज के लैपटॉप की खासियत है, अगर आप इन्हें किसी दिन स्विच ऑफ कर दो तो ये आराम में चले जाते हैं, फिर रीस्टार्ट नहीं होते हैं, और ऑन रखिए तो 7-7 दिन तक ऑन रह जाते हैं। क्या किया जाए। क्या किया जाए, कमेंट कमेंट खेलें, कमेंट शायद दिख जाए मुझे आपका। अब कमेंट भी स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अब मैं तो बोल पाऊंगा शायद, आपके पास आवाज आ रही हो या ना आ रही हो। अपना मामला सब हैंग हो गया है। चल जा भाई। चलिए साथी, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, कुछ चल ही नहीं रहा है। एंजॉय करिए, बढ़िया मौसम हो रहा है, आप भी घूमिए, हम इसके साथ बैठे रहते हैं, क्या करें आप। नहीं चल रहा, क्या चल गई, चल गई चल गई चल गई। लेके जाओ क्लास। बच्चा पार्टी पोल अभी भी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। चलो भाई लोग, बाय बाय। आप लोग जाओ, कहीं तो जा चुके हैं, आप भी जाओ। विशाल, अब फिर से मैं हैंग हो गया हूं। कल मिलते हैं यार, ये तो अटक गया है यार, अभी फिर से नहीं चल रहा है।